उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सपा विधायक पूजा पाल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना इतना महंगा पड़ा कि इससे भड़ के सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से ही बर्खास्त कर दिया। इस वक्त हमारे साथ पूजा पाल जी मौजूद हैं, जिससे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे असल वजह क्या थी। विधायक जी, क्या लगता है कि आपने एक दिन पहले सदन में, जो कि उत्तर प्रदेश के विकास के एजेंडे को लेकर बुलाया गया था, उसमें आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुले कंठ से तारीफ की और उसी के दूसरे दिन आपको बर्खास्त कर दिया गया। देखिए, सारा सदन और मुझे लगता है कि सभी लोग जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ, क्योंकि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश विज़न के ऊपर एक चर्चा होनी थी, तो उसी पे सारे माननीय सदस्य को चर्चा करना था। तो मुझे भी लगा कि इस चर्चा में मुझे भाग लेना चाहिए और जो सबसे अच्छा, मतलब जो अपना मन है और जो अपना मत है, तो इंसान उसी पे तो बोलेगा जो लगेगा कि हाँ नहीं, सरकार सही कर रही है। तो मुझे लगा कि मैं अपराध पे बोलूँगी और जिसने अपराध पे अंकुश लगाया है मैं उस पे बोलूँगी। तो मैंने इनके उत्तर प्रदेश की सरकार में जो सबसे अच्छी नीति अपराध को रोकने के लिए था, वो था जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का। तो मैंने उसी के आधार पे मैंने वो टॉपिक लिया और मैंने अपना संघर्ष बताया, अपनी बातें रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया और बस मैंने इतना ही बात रखी। मगर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि धन्यवाद तो मैं, मेरा पाल समाज और मेरे पाल समाज के नेता सभी लोगों ने जिस समय क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में जब कुछ मतलब अपराध का अंकुश लगा और पीड़ितों को, या कह लीजिए कि जिनके साथ घटना हुआ, उनको कहीं ना कहीं न्याय मिला, तो हम लोगों ने थैंक्स बोला, धन्यवाद दिया कि इस तरह से शासन होना चाहिए और इस तरह से मुखर होकर के जवाब देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश में होने चाहिए। तो हमने सभी लोगों ने धन्यवाद दिया। मगर सदन में धन्यवाद करना, मुझे लगता है कि ये तो एक मैटर है ही है कि मुख्यमंत्री जो किया, मगर उससे बड़ी वजह लगती है क्योंकि जो मैंने माफिया अतीक अहमद बोला कि माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया, जिसकी वजह से मैं इनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के समर्थन करती हूँ। वो मेरा बोलना, माफिया पे बोलना, वो मुझे भारी पड़ा और मुझे निष्कासित कर दिया गया। लेकिन क्यों ऐसा आपको लगता है कि माफिया के नाम से भड़क गया अतीक अहमद, जबकि जब राजू पाल की हत्या हुई अतीक अहमद ने कराई, उसके बाद उनके गवाहों की हत्या कराई, उसके सीसीटीवी फुटेज थे, खुद अखिलेश जी ने ये मुद्दा सदन में उठाया था, उसके बाद ऐसा क्यों लगता है कि उस मुद्दे को लेकर अखिलेश जी बढ़ गए? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष को ये लगा होगा कि घटना इलाहाबाद में क्या कहते हैं, पाल के साथ एक हुई और उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जो सेंस बोल रहा है कि इनको लगा कि जो पाल की हत्या हुई है और हत्या हुई है, इसके बाद हम सदन में बोलेंगे और क्योंकि विपक्ष के हैं तो पक्ष को घेरेंगे और यहीं से कहीं ना कहीं इनको अपराध पे हम इनको घेरेंगे। मगर वो ये नहीं जानते थे कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे भी मुख्यमंत्री हैं जो अपराध पे अंकुश कैसे लगता है वो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो सही मायने में वो पीड़ित और जिनके यहाँ हत्या होती है, जिनके यहाँ सताए जाते हैं, उनकी वो दर्द जानते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से सदन में विपक्ष ने अपने आप को प्रस्तुत किया, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी साफ साफ कहा कि जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य और अपराध किए हैं, मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। और फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद जिसने हत्या की थी, जिनके फ़ोटो सामने आई थी, जिनके वीडियो सामने आए थे, वो पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं मुठभेड़ में उनका इनकाउंटर हो गया, वो मारे गए। तो मगर मैटर उल्टा हो गया। अब उसके बाद फिर ये दूसरी बात करने लगे। तो विज़न अपना साफ रखना चाहिए कि आप किस पक्ष की तरफ से हैं। आप जो पहले जो हत्या हुई थी उसकी तरफ से हैं, या फिर आप फिर इनकाउंटर होने के बाद आप जिसने हत्या की थी उसका इनकाउंटर होता है तो आप फेक इनकाउंटर कह रहे हो कि इनकाउंटर फेक है। तो आप, मुझे सबसे पहले लगता है कि इंसान को अपनी पहले नीति जो है वो साफ कर देनी चाहिए कि हमारी नीति क्या है, ताकि सामने वाले को समझ आ पाए, ताकि तभी आप पे कुछ बात कर सकता है।
आपने कहा कि पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सदन में मुख्यमंत्री को उकसाया कि इतना बड़ा माफिया है, आप क्या कर रहे थे। और जब मुख्यमंत्री ने भाषण दिया कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। लेकिन आपने कहा कि जब मामला पलट गया तो इससे अखिलेश यादव को क्या नुकसान हुआ? देखिए नुकसान क्या, अब देखिए क्योंकि पुत्र किसका है ये मैटर रखता है। पुत्र तो वो अतीक अहमद का था और अतीक अहमद को फिलहाल हिंदू तो नेता नहीं मानता था और जो अच्छे मुस्लिम हैं वो भी नेता नहीं मानते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने हिंदू की हत्या हुई हैं उससे ज़्यादा ही मतलब कि जो सीधे साधे मुस्लिम रहे होंगे उनकी हत्याएं हुई हैं। तो जो सीधा मुस्लिम है वो अतीक को नेता नहीं मानता है। तो बस नेता का पुत्र है, समीकरण भी बिगड़ सकता है। हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक समुदाय की हमारे ऊपर जो एक लगा है कि आप उनके नेता हैं तो शायद वो नाराज हो जाएंगे, इस वजह से शायद उनका फेवर लिए। आपका कहने का मतलब है कि जब अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ उसके बाद अतीक अहमद की बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि अगर अखिलेश यादव सदन में न उकसाते तो शायद ये घटना न होती या ये इनकाउंटर न होते। उसके बाद उनको वोट बैंक का डर लगा, जिसके बाद इन्होंने उठाया ये कदम। वो तो अतीक की बहन तो स्वयं ही कह रही थी, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कह रही थी। आप भी शायद सुने होंगे, हम लोग ने भी पूरा वीडियो देखा। तो वो तो कह ही रही थी और वो सच भी है, उसमें क्या है। तो क्या लगता है कि इस बार एनकाउंटर हुआ, मामला खत्म हो गया, चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें भारी बहुमत उनको मिला कांग्रेस के साथ, लेकिन अब उन्हें क्या डर था? आपने 2023 में क्रॉस वोट किया, बीजेपी को वोट किया, लेकिन उसके बावजूद आप पे कार्रवाई नहीं की, जबकि अभी बीते दिनों सपा के विधायक अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे को निष्कासित कर दिया, तब भी आपको निष्कासित नहीं किया। अब क्या ऐसी वजह थी कि सिर्फ सीएम के नाम पर भड़क गए, सीएम की तारीफ पे भड़क गए, या फिर कोई और वजह थी? देखिए सीएम के जैसे प्रशंसा में तो मान लीजिए हमें लगता है कि भड़के ही हैं, मगर एक चीज़ मैं इस पे कहूँ कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, मुखिया इनके जो पार्टी के मुखिया थे मुलायम सिंह जी, एक समय था मैंने वीडियो देखा था कि उन्होंने खुद मोदी जी की तारीफ़ की थी कि आपके शासन में आपने सरकार बहुत अच्छा चलाया, आपके सरकार में बहुत अच्छे कार्य हुए और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, मतलब मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप पुनः जीत करके आए, आप सरकार बनाएं। तो सदन में जिसने काम किया है, जिन्होंने काम किया है उनका तो हमें वो करना ही चाहिए ना, आभार प्रकट करना ही चाहिए। मैंने किया तो पहले तो मुझे लगता है खुद इनको समझना चाहिए कि इनके यहाँ क्या रूल्स रहे हैं, मगर हम लोगों ने तो सिर्फ एक आभार प्रकट किया था, मगर अब आगे का तो यही जानते कि मगर मुझे लगता है निकालने का एक ही रहा है कि मैंने माफिया अतीक अहमद के ऊपर बोला, इस वजह मुझे सदन से निष्कासित कर दिया, मतलब कि मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि धन्यवाद तो हम लोग पहले भी बोल चुके थे, मगर सदन में अतीक पे बोलना ये मेरे ऊपर भारी पड़ा। तो क्या लगता है कि अखिलेश जी को पिछले चुनाव में जो उन्होंने गलती की थी कि उकसा के, उसकी गलती सुधारने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए आपको बाहर किया? बिल्कुल, इससे तो देखिए हम ही नहीं, सभी लोग कह रहे हैं, मैं ही नहीं कह रही हूँ। इस पे जो आंकड़े लगाने वाले लोग होते हैं, जो बात करने वाले लोग होते हैं, जो चर्चा डिबेट करते हैं, वो सभी लोग यही बात कर रहे हैं कि उस महिला ने तो राज्यसभा के चुनाव से ही राज्यसभा का वोटिंग कर दिया। तो ये मान लीजिए कि हमने सहयोग तो किया ही किया, तो हमने तो सहयोग तभी किया था और धन्यवाद भी तभी दिया था। और देखिए हमने राज्यसभा में वोट दिया था तो मेरी एक वजह थी, मैं 10 साल विधायक रही, 2007 से लेकर के 12 से लेकर के 17, और हम लोग प्रस्तावक बनते थे, बड़े बड़े नेता के प्रस्तावक बनते थे, मगर हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं किया। मगर जीवन में कभी जीवन में ऐसा खुशी भी नहीं मिला कि हाँ किसी की ऐसी सरकार आई हो, या बिना हमारे दुख को जाने या बात किए या कुछ किए हम लोगों को एक जैसे होता नहीं है कि हम लोगों को हमारी तकलीफ़ समझ पाए, मगर ये सरकार समझी ना। और मैं तो ये कहना चाहूँगी, देखिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनी सरकार कहीं ना कहीं निश्चित ही
दलितों और पिछड़ों और अति पिछड़ों की हित की बात करती, हक की बात करती है। और मैं भी पिछड़े समाज की हूँ, गढ़िया समाज की हूँ, बेटी बहू हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें और हमारे समाज को मोदी जी की सरकार ने और योगी जी की सरकार ने हमारे और हमारे समाज को न्याय दिया है, इसलिए हमने एक वोट राज्यसभा में दिया था, हमने सहयोग किया था। ये हमारा अपना वो था, पीड़ा था कि इतने सालों का जो 2005 से एक लड़की मुकदमे लड़ते 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 कहीं ना कहीं अंदर से वो टूट रही होगी, परेशान हो रही होगी, मगर यह कि अगला इतना पावरफुल आदमी इंसान है कि हम रो भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते अपने लोग, क्योंकि हम जिस दिन टूट गए हमारे लोग अपने आप टूट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक मजबूती के साथ हम लोग खड़े रहे, और मगर कहीं ना कहीं परेशानी तो झेल ही रहे थे, मगर उस परेशानी को बिना कहे बिना सुने कोई समझने वाले थे तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में दिखा दिया कि शासन चलता कैसे और मुख्यमंत्री होना कैसे चाहिए। मैम, आपने एक लंबा संघर्ष किया है, वो भी किसी आम आदमी के खिलाफ नहीं बल्कि देश प्रदेश के सबसे कुख्यात माफियाओं में से एक अतीक अहमद के खिलाफ। उसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई, जिसके खिलाफ आवाज़ उठाने पर लोगों की हत्या कर दी जाती थी। पूरा मामला जानना चाहेंगे कि कब से अतीक अहमद और आप लोगों की अदावत शुरू हुई। देखिए, शहर पश्चिमी जानते ही हैं कि पिछले कई वर्षों से अतीक अहमद वहाँ से चुनाव लड़ता आ रहा था, और जब से वो चुनाव लड़ने लगा है उस विधानसभा को अपने से वो अलग नहीं किया, और एक के बाद एक चुनाव तैसे मैसे हथकंडे अपनाकर चुनाव जीतता गया, जिससे कि कहीं ना कहीं लोग निराश होते गए, लोग असहाय होते गए, और दिन पे दिन अतीक मजबूत होता गया। और आप समझ लीजिए उसके बाद अतीक जब चुनाव लड़ता था तो कोई भी चुनाव उसके सामने नहीं लड़ पाता था। बहुत तेज़ तर्राक आदमी है तो उसकी हत्या हो जाती थी, या तो फिर जो भी एक होता था समझौता हो जाता दी होता था। उसी बीच में राजू पाल जी को बसपा से टिकट मिला, और राजू पाल जी ने चुनाव लड़ने का काम किया। शहर पश्चिमी की जनता को एक उम्मीद जगी कि राजू पाल जैसा एक युवा, राजू पाल जैसा एक ईमानदार इंसान यहाँ पर अतीक के सामने चुनाव लड़ रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़ रहा है, और न झुकने का काम कर रहा है, न टूटने का काम कर रहा है, न बिकने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी राजू पाल जी को सहयोग करना चाहिए, और ये चुनाव राजू पाल जी का नहीं है, चुनाव आम जनता का है। तो शहर पश्चिम की जनता ने अपना चुनाव समझ करके राजू पाल जी को चुनाव लड़वाने का काम किया और चुनाव जितवाने का भी काम किया। मगर दुख की बात ये रही कि स्वर्गीय राजू पाल जी चुनाव विधायक बने तो मगर मात्र 3 ही महीना विधायक हुए, और उसके बाद क्योंकि जब चुनाव जीत गए तो अतीक अहमद को ये रास नहीं आया, अशरफ को रास नहीं आया कि इतने साल से जो जागीर हमने बनाकर शहर पश्चिमी को अपने पास रखा था, वो मिनटों में क्या कहते एक युवा आकर के तोड़ के हमारे जागीर को लेके चला गया। तो उससे अतीक और अशरफ उस मैटर से कहीं ना कहीं खिन्न हुए, परेशान हुए, और एक जो जलन होती है या ईर्षा कह लीजिए उनके अंदर भरी। और जैसे विधायक जी को 3 ही महीना चुनाव जीते हुआ था, उसके बाद दिन दहाड़े सुलेम सराय में 25 जनवरी को 2:30 बजे दिन दहाड़े आप समझ लीजिए दौड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, राजू पाल जी की शादी मात्र 9 दिन हुई थी मेरे से। उसके बाद भी मतलब इन पापियों को तरस नहीं आया कि उस आदमी की हम लोगों ने हत्या कर दी है, उसकी नई नवेली दुल्हन है, उसकी डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो उसको कितना तकलीफ़ होगा, वो अपने जीवन में शायद इस दुख से उभर पाएगी कि नहीं उभर पाएगी, या उसके माइंड में क्या चलेगा, कभी मतलब उन लोगों ने सोचने का काम नहीं किया। और राजू पाल जी की हत्या करके गोलियों से भून करके और तब तक गोली चलाते रहे जब तक राजू पाल जी के प्राण नहीं निकल गए। और आप समझ लीजिए उसके बाद इन लोगों ने हत्या की, उसके बाद इन लोगों ने हम लोग मैं मेरी सास हम लोग इधर उधर सब भटकते रह गए, इनसे गुहार लगाया उनसे गुहार लगाया, मगर एक भी आप समझ लीजिए कोई सुनने वाला नहीं, एकदम जंगल राज था। और राजू पाल जी की डेड बॉडी आप समझ लीजिए लवारिसों की तरह जला दिए कि फेंक दिए, क्या कर दिए, आज तक हम लोग को नहीं पता कि उनकी डेड बॉडी के साथ हुआ क्या। उसके बाद फिर जब ये हुआ कि डेड बॉडी भी जला दी गई तो फिर उसी दिन से 25 जनवरी के बाद से फिर हमारी मतलब
बड़े तकलीफ़ में जीवन हो गया। और फिर उसके बाद सारे लोगों को मैंने देखा कि लोग रो रहे थे, राजू पाल जी के लिए रो रहे थे और उनकी जनता रो रही थी, तकलीफ़ में थी। कहीं ना कहीं उनका और विधायक जी का जो अटैचमेंट था वो साफ साफ दिख रहा था कि इस कांड से पब्लिक बहुत आहत है। जितनी मैं आहत हूँ, मैं तो उनकी पत्नी थी, 9 दिन की ब्याहता थी, जितनी मैं रो रही थी, जितना मैं परेशान हो रही थी, तड़प रही थी, उसी तरह से सड़क में पब्लिक भी रो रही थी, परेशान हो रही थी। जो कर सकते थे पब्लिक, उन सब लोगों ने सब कुछ किया राजू पाल जी की डेड बॉडी पाने के लिए, मगर एक भी अधिकारी हम लोगों को, शासन सरकार किसी ने नहीं सुना। फिर मैंने उस दिन कसम खाया, क्योंकि दबाव तो पड़ ही रहा था 1 डे से। पहले तो इन लोगों को लग रहा था कि लड़की है, लड़ ही नहीं पाएगी, मेरी तो गिनती नहीं थी उसमें। मगर उसके बाद हमने जब FIR किया तो FIR के बाद फिर दबाव बनने लगा। कोई सोचा ही नहीं था, अतीक के लोग तो सोचे नहीं थे कि राजू पाल ख़त्म होंगे तो उसकी पत्नी FIR करेगी। मैंने FIR किया, और जब FIR किया तो उसके बाद फिर दिन पे दिन रुकावटें, परेशानियां, सारी चीज़ें, मानसिक उत्पीड़न, मतलब सारी चीज़ें होने लगी। उसके बाद जब मैंने मुकदमा किया तो मारने की भी धमकी आया कि तुम्हारा पति 3 महीना से ज़्यादा नहीं जिंदा रह पाया, और तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हें तो जब चाहेंगे ऐसे ऐसे करके कर देंगे। तो फिर मेरा अपना ये कि मैं ईश्वर को मानती हूँ, और ईश्वर इतना कभी भी कठोर नहीं हो सकता कि आपको ही दुख दे। बस ये है कि आपको समझना है कि आपको अब करना क्या है। तो बस मैं ईश्वर को याद करती हूँ। बस मैंने ये तय किया कि एक विधायक की हत्या जो दिन दहाड़े कर दी गई, और जो हत्या कर दी गई, मेरे पति की हत्या कर दी गई, लाश तक नहीं दी गई, मैं उनके लिए लड़ूंगी, मैं जनता के लिए लड़ूंगी, मैं अपने आप को न्याय दिलाने के लिए लड़ूंगी, मैं राजू पाल जी को न्याय दिलाने के लिए लड़ूंगी। उस दिन से मैंने कसम खाई, और 2005 से लेकर के 2023 तक, जिस दिन अतीक ख़त्म नहीं हो गए, तब तक मैं मुकदमा लड़ती रही, और जो सो कर सकी। और पहला मेरा ये था कि क्योंकि राजनीति, जब सीधे लोग जब राजनीति में आते हैं तो विकास की बात करते हैं, मगर अतीक जैसे लोग कुर्सी पाते हैं तो वो विनाश करते हैं। क्योंकि विनाश इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये जहाँ नज़र डालते थे, जहाँ ज़मीन अच्छी लग जाती थी, वो ज़मीन इनकी हो जाती थी। तो ये विनाश ही तो हुआ कि ज़मीन किसी और की है और ज़मीन आपके पास चली जाइए, विनाश है। तो मैं समझ गई कि ये अपने पद का गलत उपयोग कर रहे हैं। तो मैंने सब लोग से बात चर्चा करके मैंने फिर राजनीति में कदम आगे बढ़ाने की वो की, क्योंकि मुझे इतना समझ आ गया था कि आम आदमी, नॉर्मल आदमी अतीक अहमद से क्यों नहीं लड़ पा रहा है। इसलिए नहीं लड़ पा रहा है क्योंकि शायद अपने आप को थोड़ा सा मजबूत नहीं कर पा रहा है, और कहीं ना कहीं डर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक संयुक्त जो ताकत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो मैंने कहा कि अतीक अहमद को कमज़ोर किया जा सकता है तो राजनीति के ही बल में। मैंने अपने पति के विधायकी पद पे मैंने चुनाव लड़ा, और आपको याद होगा कि 2005 से जब से राजू पाल जी की हत्या हुई है, 2023 जिस दिन अतीक मरे हैं, अशरफ मरे हैं, हम लोग ने अतीक अहमद के परिवार को राजनीति नहीं करने दी है। सबसे पहले हम लोगों ने वहीं पे इनको डाउन किया, क्योंकि ये राजनीति की जो पद लेकर के गरीब जनता की ज़मीनें और छोटे युवाओं की हत्या, बुज़ुर्गों की क्या कहते हैं उत्पीड़न, महिलाओं को मतलब जो हम जैसी महिलाएं उनके सिंदूर को पोंछना, जो माताएं हमारी थी उनकी गोद सूनी कर देना, बस इनका ये लक्ष्य था। इनका लक्ष्य विकास नहीं था। तो इसलिए मैंने दृढ़ संकल्प किया कि ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं रहना चाहिए। 1 मिनट मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये राजू पाल जी की है, जो कि 2005 में बसपा से चुनाव लड़े थे। और जैसा कि विधायिका ने बताया कि एक दुर्दांत अपराधी था जिसका खौफ न सिर्फ प्रयागराज बल्कि उत्तर प्रदेश या यूं कहें कि देश के कई राज्यों में था, लेकिन उनके इस आतंक के खिलाफ भी राजू पाल चुनाव लड़े और उनके खिलाफ जीते, और शायद यही बात उसे नागवार गुजरी। और सिर्फ उसी के बाद अतीक अहमद ने भी कसम खा ली कि इनको हम किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं रहने देंगे। बताया जाता है कि जिस तरह से हत्या की गई थी उस तरह से हिंदुस्तान में किसी का भी मर्डर नहीं किया गया, चाहे पुलिस हो चाहे वो। आज तक
राजूपाल की जो डेड बॉडी है वो नहीं मिली, जिसके बाद अब आप सोच सकते होंगे कि इस आतंक के खिलाफ किस तरह से पूजा पाल जी ने संघर्ष किया, उन्होंने लड़ाई लड़ी। मैडम, कई उदाहरण थे, कहा जाता है कि कुछ बड़े व्यापारी थे जिनको सिर्फ इसलिए मार दिया कि गाड़ी का पास नहीं दिया, कुछ लोगों की लड़कियां उठा ले गए उनके भाई, कुछ तरह के अदर मर्डर की कहानी है। आपको कभी डर नहीं लगा, आपको कभी नहीं लगा कि ये हम लोगों के साथ भी, हमारे परिवार के साथ भी ये ऐसा कर सकते हैं? देखिए, मेरा अपना मानना, ये मेरा अपना मत है कि ईश्वर ने जन्म दिया है और ईश्वर ने मृत्यु भी तय किया है, हमारी भी मृत्यु तय किया होगा। मगर जब मेरे जीवन में इतना बड़ा संघर्ष शुरू, एक जो जीवन जब स्टार्ट हुआ था, नई जीवन स्टार्ट हुआ था, उसी में जब संघर्ष लिख गया, और जब एक महिला का दो ही चीज़ प्यारा होता है, पति और एक अपना औलाद, तो मेरा तो ज़िंदगी बसने से पहले से ही उजाड़ दिया गया। तो वो महिला फिर क्या ही सोचेगी कि हम किसके बारे में सोचे। और मैं अपने जीवन के बारे में कभी नहीं सोची, पहले भी, आज भी नहीं और आगे भी नहीं सोचूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान सिर्फ ये इस डर से लड़ना छोड़ देगा कि मेरे बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे घर परिवार का क्या होगा, तो मुझे लगता है कि फिर न्याय कभी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि न्याय के लिए कभी किसी ना किसी को तो देखिए कुर्बानी देनी पड़ेगी और किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि कोई भी किसी तरह से भी अतीक के ऊपर एफआईआर किया होगा, एफआईआर सिर्फ 2 या 3 महीना चला होगा, उसके बाद वो एफआईआर ख़त्म हो गई होगी। आप ये सोच सकते हैं कि मैंने उस एफआईआर को, राजूपाल जी के एफआईआर को 2005 से लेकर के 2023 तक मैंने जिंदा रखा। और क्या इन 2005 से लेकर क्या 2023 तक क्या मेरे ऊपर अत्याचार नहीं हुए होंगे? क्या मेरे ऊपर क्या जो षड्यंत्र जो होते हैं वो नहीं हुए होंगे? क्या मेरे मर्डर के बारे में नहीं सोचे गए होंगे? क्या मेरे निजी जीवन के बारे में नहीं सोचा गया होगा? क्या मेरे जो परिवार के खुद के लोग हैं, क्या अतीक अहमद ने उनको खरीदने का काम नहीं किया होगा? सारे, मतलब आप समझ लीजिए, क्योंकि 18 मतलब इतने सालों का संघर्ष रहा है, 18 सालों का, तो बहुत सी चीज़ें मैं नहीं बता सकती, मगर संघर्ष इतना भयानक रहा है कि मैं भी ये कभी कभी सोचती हूँ कि मतलब एक शायद कमज़ोर दिल मन की लड़की होती तो शायद ना झेल पाती, शायद मैं भी कमज़ोर मन की होती ना झेल पाती, मगर मेरा संकल्प था, मैंने झेला। और सारे लोगों का, अतीक ने मुझे खरीदने का पहले मुझे डरवाया, मैं डरी नहीं। मुझे क्या कहते हैं, मुझसे पैसे से खरीदने का वो किया, मैं बिकी नहीं। मुझे कहा गया कि मैं क्या कहते हो, तुम्हारा आदमी 3 महीना जिंदा रहा, तुम 3 दिन, मैं सोच लूँगा तो 3 दिन नहीं जिंदा रह पाओगे। हमने कहा कोई बात नहीं। आप ये सोचिए कि मैं मुंह तोड़ जवाब देती चली आई, और बस ये कि हाँ, मैंने अपने विवेक से सारी चीज़ों को मैनेज कर करके मैं अपने लड़ती चली आई। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ, मेरे परिवार में जो मेरे भाई बंधु थे, जो मेरे घर में सारे लोग बहुत सीधे हैं, इतने सीधे हैं कि वो मेरे राजनीति में हेल्प नहीं कर पाते हैं, मुकदमे में हेल्प नहीं कर पाते हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों ने, एक ही लोग हमारे घर में दिमाग से भी मजबूत थे, तो उन्हीं को देख करके ये हुआ कि चलिए ठीक है, ताकत मिलती थी। मगर अतीक ने देखा कि इसकी ताकत ये है, अतीक ने गाड़ी घोड़ा जमीन पैसा दे करके उसको भी खरीद लिया, और आप समझ लीजिए 3-4 महीने के अंदर वो बिक भी गए। राजूपाल जी के मर्डर होने के बाद बिक भी गए। अब आप सोचिए कि एक लड़की का संघर्ष कितना बड़ा होगा कि मतलब ना कोई उसके घर में देवर, ना जेठ, ना आदमी, और जो एक भाई भी था तो वो भी अतीक के पक्ष में चला गया। तो अकेले कैसे लड़ना हुआ होगा वो वही समझ सकती हूँ। मगर हाँ, मैंने ये भी सुना है, लोगों के मुंह से सुना है, किताबों में सुना है, लोगों से सुना है कि महिला एक ऐसी होती है, महिला वास्तव में मजबूत होती है। महिला जिस दिन सोच लेगी कि मैं लड़ लूँगी तो वास्तव में महिला लड़ लेती। शायद मैं धरती की पहली ऐसी महिला नहीं हूँ, बहुत ऐसे उदाहरण हैं महिलाओं के, आज से नहीं, आज़ादी काल से भी, और आज भी है और शायद आगे भी रहेगा। जिसने ठान लिया है उसने लड़ाई लड़ी है और लड़ाई लड़ करके दिखाने का काम किया है। मैडम, जो आपने संघर्ष किया, अतीक का खौफ इस कदर था कि उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी और यूपीए की चेयरमैन सोनिया गांधी के रिश्तेदारों की ही ज़मीन अतीक ने सिविल लाइन में कब्जा कर लिया था। उस वक्त सोनिया गांधी को दखल देना पड़ा, तब जाकर अतीक ने वो ज़मीन छोड़ी। क्या ये सच है मैम? हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअली सोनिया गांधी जी के परिवार की एक सिविल लाइंस में ज़मीन थी,
और वो शायद वो वहाँ पे कोई रहता नहीं था। बाउंड्री बहुत पुराने ज़माने की बाउंड्री थी, बाउंड्री करा करके ताला मार करके छोड़े हुए थे। मगर अब वही मैंने बताया ना कि विकास पुरुष की जगह विनाश पुरुष जब पद में बैठ जाते हैं तो उनको सिर्फ दूसरे की संपत्ति सब अपनी संपत्ति लगती है, और कितनी जल्दी हम करोड़पति बन जाए बस उसमें नियत रहती है। तो अतीक अहमद का भी यही था कि वो दूसरे की संपत्ति पे अपनी नज़र डाले रहता था कि हम कैसे, वो अरबों की ज़मीन थी सिविल लाइंस की, सोनिया गांधी जी के परिवार की थी, और उनके परिवार की ज़मीन को तोड़वाया, बाउंड्री करवाया, सब कुछ कराया। उसके बाद जब सोनिया गांधी जी दखल ली तब जा कर के उस ज़मीन में थोड़ा सा उस जिनकी ज़मीन थी उनको तब जा कर के ज़मीन वापस मिल पाई, नहीं तो ज़मीन कतई नहीं मिलने वाली थी। और ऐसे हजारों कहानियां हैं उत्तर प्रदेश की जिसमें अतीक का इन्वॉल्वमेंट था। जैसा कि आपने सुना, जो ज़मीन पसंद आती थी पहले उससे बात करते थे और औने पौने दाम पर उसको ले लेते थे, वरना उसका मर्डर करवा देते थे। मैडम, जो खौफ था, क्या आपको ये उम्मीद थी कि आपको कभी न्याय मिलेगा? जैसा कि क्या लगता था कि जब योगी सरकार बनी तो क्या सोचकर गवाहों को मरवाया गया, या इस तरह का जो हमला किया गया और उसके बाद योगी सरकार ने एक बड़ा मैसेज न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को बल्कि देश को दिया? देखिए, मैं बस यही कह सकती हूँ कि अपराध को अंकुश कैसे लगाया जाए, ये जो सरकार की जो नीतियाँ होती हैं, जो मुख्यमंत्री जी होते हैं, ये वही कर सकते हैं। और अपराध होता है, मगर अपराध में उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो एक्शन कैसा लेते हैं, ये है। मुझे लगता है कि एक कानपुर का कांड और एक इनकाउंटर, दो कांड के बाद फिर हमें लगता है कि बड़े से बड़े माफिया उत्तर प्रदेश के, फिर उन्होंने गलती नहीं की। तो ये क्या है, ये मैं मानती हूँ कि जब आप सही से शासन लगाएंगे तो लोग मानते हैं। और आप जब घटना हुई और उस घटना को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, चाहे वो परिवार को लेकर के, चाहे आप किसी के शोर सिफारिश में कि आप सर ये मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे सहयोगी हैं, इनको इस तरह से ना जेल भेजें, इनका ना ऐसे करें, तो एक ने किया, फिर दो ने किया, फिर तीन ने किया, क्योंकि आप अंकुश नहीं लगा पाए। और उसी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंकुश लगाने का काम किया, क्योंकि वो रियल में वो मुख्यमंत्री का पद का रियल वो काम कर रहे हैं कि उन्होंने किसी को नहीं देखा, उनको जो जनता ने जो पावर दिया वो उनका उपयोग कर रहे हैं कि मेरी जनता, मेरी उत्तर प्रदेश की जनता, मेरा नागरिक, मेरी बेटा बेटी है, औलाद है, और इन उत्तर प्रदेश के नागरिकों का सुरक्षा करना मेरा फ़र्ज है। तो उन्होंने बहुत बखूबी से फ़र्ज निभाने का काम किया, इसमें कोई बट नहीं है। आपको क्या लगता है कि सपा जो है अतीक अहमद का राजनीतिक फ़ायदा लेती थी, न सिर्फ पश्चिमी में बल्कि आसपास के वोट बैंक को भी लेने में, लोगों को डराने में, धमकाने में? देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि वो एक समय था जो ऐसे लोगों का एक समय आया था। और आया क्या था, जब शासन प्रशासन ही गुंडों को जब पावर दे देंगे, जब गुंडे माफियाओं को क्या कहते हैं, जब नेता बना देंगे, विधायक बना देंगे, सांसद बना देंगे, मंत्री बना देंगे, तो भैया जनता है वो नाली खड़ंजा पानी के लिए तो कहीं ना कहीं वो अपने विधायक सांसद के पास ही जाएगा। और आप गुंडे बदमाश को एक रुतबा दे देंगे, पावर दे देंगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होने लगेगी। वो मजबूत होगा, माफिया मजबूत होने लगेगा, तो वो किसके ऊपर दिक्कत करेगा? प्रजा के ऊपर करेगा, फिर कभी कभी आपके ऊपर भी करेगा जो मजबूत किए होते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा अपने आप को मजबूत समझने लगते हैं। माफिया समझने लगता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, तो वो उनका लाभ लेते थे, उनको लगता था कि हमें लाभ दे सकते हैं, तो उनको लाभ देते थे। वो टिकट के लिए वो उनके नेता के साथ जुड़े रहते थे। तो दोनों एक दूसरे के सपोर्टर में हमें लगता काम करते थे। मगर एक समय ऐसा भी आया कि जनता ने कह दिया कि नहीं, हम गुंडे माफिया को उत्तर प्रदेश में सांसद विधायक नहीं बनने देंगे। जब आप संघर्ष कर रहे थे उस वक्त सपा मुखिया, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का एक किस्सा बताते हैं कि अतीक अपने कुत्ते से उनका हाथ मिलवाता था। वो जब घटना हुई होगी तो दबाव तो आप पर भी बढ़ा होगा कि ऐसे लोगों से हम कैसे निपटेंगे? नहीं, देखिए, जिसका मंजिल राइट है, मतलब मैंने सोच लिया कि मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है, उस मंजिल तक पहुंचना है, उस मंजिल तक जाने में मैं जिंदा रहती हूं तो भी सही है, मैं नहीं जिंदा रहती हूं तो भी सही है।
तो यहाँ ये सोचना ही नहीं था कि मुझे डर लगेगा कि नहीं लगेगा। मुझे बस ये था कि मेरे पति की हत्या हुई है, एक विधायक की हत्या हुई है, मेरी 9 दिन की शादी में इनको तरस नहीं आया, तो कहीं ना कहीं इनसे कोई लड़ नहीं पा रहा। अतीक अहमद से प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का कोई मुझे ऐसा शख्स नहीं दिख रहा है कि कोई लड़ पा रहा हो। मेरे साथ घटना हुई है, मैं नहीं समझौता करूंगी। दुनिया ने क्या किया मुझे नहीं मालूम, मगर मैं समझौता नहीं करूंगी। और मुझे मौका मिला तो मैंने समझौता नहीं किया। ना मैं टूटी, ना मैं बिकी, और ना मैंने किसी का इन लोगों से समझौता किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने इनसे लड़ाई लड़ी और ईमानदारी से लड़ाई लड़ी, और जो कि आपने देखा भी होगा कि उसी लड़ाई की वजह से मुद्दा जिंदा था और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें थी, और आज उन लोगों का पतन हुआ। तो मुझे लगता है, देखिए हम लोग ईश्वर को मानने वाले हैं, तो ईश्वर, आप सही राह पे चलते रहिए। आप गरीब हो ये कोई मायने नहीं रखता, आपके पास पैसा नहीं है ये कोई मायने नहीं रखता, आपके पास सही डिसीजन देने वाले लोग नहीं हैं, लेने वाले लोग नहीं, ये मायने नहीं रखता है। जब ईश्वर ने आपको कहीं चुना है और सही कार्य के लिए चुना है, तो ईश्वर आपको सही रास्ता समय समय पे खुद दिखाता रहेगा और आपकी मंजिल में पहुंचा देगा, और ऐसे लोगों को आपको पतन का कारण भी बना करके उनका पतन कर देगा। मेरा ये अपना मानना है। जैसा कि कहा कि इस वक्त समाजवादी पार्टी ने सिर्फ सीएम की तारीफ सुनकर नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए आपका निष्कासन किया। एक तरफ अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, आप भी पीडीए समाज से ही बिलोंग करती हैं, तो ये किस तरह की रणनीति है? देखिए, मैंने कहा कि जो विपक्ष है, विपक्ष की नीति ही नहीं समझ आती। इनकी नीति ही समझ आ जाए तो हम जैसा इंसान कंफ्यूज क्यों हो, या हम जैसे इंसान की परेशानी क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा कि इलाहाबाद में एक हत्या हुई, तो सदन में आकर उसके पक्ष में चिल्लाए, फिर उसके बाद जिसने हत्या की थी फिर उसका इनकाउंटर हो गया, तो फिर उसके पक्ष में चिल्लाने लगे। तो आप दोनों को खुश करने के चक्कर में आप दोनों को नाराज कर लेते हैं, और मुझे लगता है कि इस बार भी इसी तरह शायद इन्होंने किया। मुझे लगता है, जो मेरा अपना विचार है, कि आप एक तरफ आप पीडीए का आप वो करते हैं, तो मैं भी तो पीडीए की हूँ। मैं कहाँ पीडीए की नहीं, मैं भी तो पीडीए की हूँ। पीडीए का, और ख़ास करके आप पिछड़ी जाति और अति पिछड़े लोगों की आप दर्द समझ पाते, तो मेरे राज्यसभा का एक वोट आपको कहीं ना कहीं इतना दिक्कत नहीं करता जितना आपने दिक्कत मतलब आप समझ रहे हो कि इन्होंने क्रॉस वोट कर दिया, इन्होंने क्रॉस वोट कर दिया। तो इनकी नीति मतलब कि साफ नहीं रहती है, जिससे कि पीडीए को तो पीडीए का उदाहरण भी देते हैं और पीडीए के इंसान को निकालने का भी काम करते हैं। तो इसी तरह से इस बार भी इन्होंने किया है कि इनकी नीति साफ नहीं है। और जो वोट का है, तो वोट का क्या पाल इनको वोट नहीं करता, या जो भी चीज़ें हैं, क्या पिछड़ी जाति इनके साथ नहीं वो करती है? अगर वोट की ही नाराजगी होती तो पहले ही आपको निष्कासित कर देते। जी बिल्कुल, वोट का रहता तो पहले निष्कासित करते, मगर जो हमने बताया ना कि हमने सदन में माफिया अतीक अहमद बोला, उसकी वजह से हमें निष्कासित किया गया, और कोई वजह नहीं है। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमने निष्कासित इसलिए कर दिया कि अगर वो चाहें तो बीजेपी उनको मंत्री बना दे, वो जाएं मंत्री बन जाएं जाके। वो लगातार अनुशासनहीनता कर रही थी। देखिए, मैं बस अपने लिए यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे टिकट के बारे में बात कर रहे हैं, जो मेरे मंत्री पद की बात कर रहे हैं, मंत्री पद तो जब मैं 2 बार विधायक थी तब भी बड़े बड़े नेता थे। मैं विधायक थी, 2 बार विधायक बनी, 1 बार पूर्ण बहुमत की सरकार में थी। मैंने ये मेरा इंटरव्यू शायद बहुत लोग सुनेंगे भी, तो जब मैं विधायक थी, मैं राजू पाल की पत्नी थी, मैं पीड़ित परिवार से थी, मुझे पैसे की, मुझे पावर की, मुझे लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और जब आदमी पद बड़े मिलते हैं तो इंसान मजबूत होता है। जब मैं पक्ष की, मतलब मैं सरकार की विधायक थी, तब मैंने अपने मुंह से कभी भी मंत्री बनने के लिए मैंने माननी जी से कभी, मतलब कि मैंने बहन जी से कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा कि बहन जी हमें आप मंत्री बनाइए। तो पूजा पाल के लिए मंत्री, विधायक पद और टिकट मायने नहीं रखता, क्योंकि पूजा पाल एक्सेप्ट करती है कि पूजा पाल गरीब परिवार से है,
पिछड़ी जाति से है, अति पिछड़ी जाति से है, तो पूजा पाल को कुछ बाबा भैया मिले तो और ना मिले तो उससे कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं है। मगर हाँ, पूजा पाल की शादी हुई, उसके पति की हत्या हुई, उसको 9 दिन में विधवा कर दिया गया, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी, समझदारी नहीं थी। इसी ना समझदारी के चक्कर में बहुत से लोगों ने षड्यंत्र भी एक से एक किया, मुझे फंसाने का भी काम किया, मगर उसके बावजूद भी मैं संघर्ष करती रही। तो मेरे लिए टिकट, विधायकी और मंत्री बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने तो अपने घर को डेहरी ढाका ही था सिर्फ राजू पाल को न्याय दिलाने के लिए, अपने आप को न्याय दिलाने के लिए, शहर पश्चिमी की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए और अतीक अहमद को दिखाने के लिए कि मतलब कि अतीक अहमद को दिखाने के लिए कि हर इंसान को तुम गाजर मूली समझते हो, एक ही हंटर से हाँकते हो, तो एक ही हंटर से इंसान सब नहीं हकने वाले हैं, सब नहीं डरने वाले। कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई तो जवाब देगा। जिस दिन जवाब देगा आपकी कुर्सी और आपका सब कुछ हिल जाएगा। और वो चीज़ हुए भी, मैंने लड़ा भी और मैं कहती भी थी। और सन 2005 में अतीक कहा था कि जब मैंने कुछ कहा था तो अतीक ने कहा भी था कि राजनीति छोटों के बच्चों के बस की बात नहीं है। तो इतिहास उठा के देख लीजिए, जो युवाओं ने करके दिखा दिया है, जो ना उनकी समझदारी, ना उनको मरने की चिंता, ना उनको जीने की चिंता, जिसको 2 चीज़ की चिंता ही नहीं है वो उससे कुछ भी करा डाली है। तो हम लोग ने किया। तो मुझे ये नहीं, हाँ मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस 2005 से लेके 2023 तक और 2000 मतलब अभी भी 25 तक में अभी भी पाल समाज, जब राजू पाल जी की हत्या हुई थी तो भी मेरे साथ खड़े थे। आपका चाहे आगरा, अलीगढ़, मेरठ, फर्रुखाबाद और फतेहपुर, कानपुर, आप ये बनारस ले लीजिए, जौनपुर ले लीजिए, हमारा और भी जितना भी ज़िला ले सके, उस दौर में पाल समाज के लोग मेरे पास आए, शैतान सिंह पाल जी, और मैं बहुत लोग का नाम क्योंकि कुछ लोग का लूँगी कुछ नहीं, अच्छा नहीं रहेगा। बहुत लोग समाज के मेरे भाई बंधु जो मेरे पास आए, मुझे आर्थिक सहयोग भी दिया, मुझे चुनाव भी लड़ाया, मेरे दुख से और कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ चलने का काम किया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ समाज ने बहुत साथ दिया है, मेरा बहुत साथ दिया है, बिना कोई स्वार्थ का, बिना मैं उनको कुछ दे भी नहीं सकती हूँ, मगर उसके बावजूद भी मुझ जैसी लड़की के साथ मेरा समाज पूरे मतलब पूरे दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा रहा है। तो मैं अपने समाज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि उनके लिए मैं लड़ूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे लड़ाई में साथ दिया है। और एक विधायक होने के नाते, एक प्रतिनिधि होने के नाते, एक समाज की बेटी होने के नाते, जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया है, मैं उनके साथ चलने का काम करती हूँ। और क्योंकि पाल समाज मेरे दुख में खड़ा होता है और मैं उनके दुख में खड़ी होती हूँ, और हम दोनों एक दूसरे के संघर्ष में खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं अपने समाज के लिए और समाज के लिए बहुत काम करना चाहती हूँ और बहुत समाज के लिए काम करूँगी। और उनके मेरे शरीर में, मैं मतलब अपनी जनता के लिए भी ये कह रही हूँ और पाल समाज के लिए भी कह रही हूँ कि मेरे शरीर में मैंने जिस ईमानदारी से अपने लिए लड़ाई लड़ी है, राजू पाल जी के लिए लड़ाई लड़ी है, उसी ईमानदारी से जीवन का आखिरी समय में भी मेरे शरीर का खून रहेगा, बचा रहेगा, तो एक एक कतरा समाज के लिए और अपने जनता के लिए लड़ने का काम करूँगी, कुछ मिले तो और कुछ ना मिले तो, क्योंकि मेरा मकसद जनता को समझ आ गया है। क्योंकि जिस समय राजू पाल जी की हत्या हुई थी, हम लोग की स्थिति बहुत ख़राब थी, मगर उसके बावजूद भी मैं लड़ी। मुझे मतलब इतना मुझे ये था कि शायद मैं लड़ते लड़ते मर जाऊंगी, ना मेरे पास पैसा है, ना सहयोग है, ना साधन है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना घर में आदमी है, ना देवर है, ना जेठ है, तब भी मैं लड़ी। तो मेरा क्लियर है कि मैं जो लोग ने मेरा सहयोग किया है, जो मेरे दुख पे खड़े हैं और जो पीड़ित परिवार है जिनको सहयोग की ज़रूरत है, मैं अपने जनता और मैं अपने समाज के साथ खड़ी हूँ। उनके लिए मैं काम करूँगी, उनके लिए मैं राजनीति करूँगी, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम सवाल, क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी ने निष्कासित किया है, तो क्या माना जाए कि पूजा पाल अब बीजेपी से चुनाव लड़ेंगी, या इस फैसले के बाद जो निष्कासन हुआ है उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने आपसे बात की या कोई आश्वासन दिया है? नहीं, देखिए अभी मैं क्या बताऊं, ये तो समय बताएगा कि मैं क्या करूंगी। अभी मैं रियल बताऊं, अभी मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूंगी, मगर मुझे क्योंकि संघर्ष मेरे किस्मत में लिखा है
और मुझे कोई वो नहीं है, मैं संघर्ष कर लूँगी। अभी हाँ लगता है कि निष्कासित हुई हूँ, कहीं ना कहीं समय थोड़ा सा विपरीत है, मगर मैं फिर भी कह रही हूँ कि मैं जनता का चेहरा देख रही हूँ और अपने समाज का चेहरा देख रही हूँ, दो लोग का चेहरा देख रही हूँ और मुझे ताकत मिल रही है। और अभी आप समझ लीजिए, जब से इस तरह का मैटर हुआ है, समाज का फ़ोन ही आ रहा है, लोग सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कि जैसे पहले हम लोगों ने तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा, आज भी हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे। इस तरह परिस्थितियों में समाज आपका पूरा साथ है। मुझे ऊर्जा मिल रही है, मुझे ताकत मिल रही है। मैं उसी ऊर्जा ताकत से मैं काम करने के लिए तैयार हूँ और मैं साथ लेने के लिए, साथ अपने समाज और जनता के साथ देने के लिए तैयार हूँ। बीजेपी सरकार और संगठन से किसी ने बात की? नहीं, अभी ऐसी कोई बात हुई नहीं, क्योंकि अभी तो यहीं पे हम लोग हैं, यहीं पे चर्चा हो रही है, आप ही लोग से बात हो रही है। अभी किसी प्रकार से कोई सी बात नहीं हुई है। तो जैसा कि आपने सुना, ये थी सपा विधायक पूजा पाल, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के कारण हमें बाहर नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने आने वाले चुनाव में जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको खुश करने के लिए अब कार्रवाई की है। अगर उन्हें कार्रवाई करना ही था तो उस वक्त करते, जब राज्यसभा में उन्होंने सपा के बजाय बीजेपी को वोट किया था, क्योंकि जो संघर्ष उन्होंने बीते कुछ वर्षों में किया अपनी पति के हत्यारों के खिलाफ, उनको न्याय बीजेपी ने दिलाया था। इसी के चलते हमने न सिर्फ सदन में बल्कि कई ऐसे मौके आए तब योगी सरकार की तारीफ की थी, और तारीफ तो मुलायम सिंह यादव ने भी मोदी की थी। तो उसकी सजा ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि अगर वो पूजा पाल पर कार्रवाई करेंगे तो मुस्लिम समाज खुश होगा, और इसी के चलते मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए उन्होंने पीडीए के बेटी के खिलाफ कार्रवाई की है, जो कि समाजवादी पार्टी की नीति और नीयत को दर्शाता है कि वो बात तो पीडीए की करते हैं लेकिन कार्रवाई पीडीए के खिलाफ ही करते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।